भारत में आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती यानी कि नक्सलवाद। नक्सलवाद को लेकर एक हालिया खबर यह है कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी ने अपने आप को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब भारत ने भी इसके लिए जो सीमा रेखा तय की है वो मार्च 2026 तय की है। हालांकि मध्य प्रदेश ने जनवरी 2026 तक इसका टारगेट रखा था, लेकिन उससे पहले ही वो अपने आप को नक्सल मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने में सफल रहा है। ये सफल कैसे रहा है, इस खबर के आलोक में बात करते हुए समझेंगे कि नक्सलवाद भारत में कैसे पनपा और यहां तक जो टारगेट सेट किया गया है इस सफर को उसने कैसे तय किया, जब आज नक्सल मुक्त घोषित होने के कगार पर भारत खड़ा है। तो चलिए इसी शीर्षक के अंतर्गत नक्सल मुक्त हुआ एमपी कब तक होगा पूरा भारत, आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगर एमपी की बात करें तो अंतिम सक्रिय दो वहां के जो माओवादी लीडर थे उन्होंने समर्पण कर दिया, और उनके समर्पण जिनके ऊपर क्रमशः 29 लाख और 14 लाख का इनाम भी था। तो अंतिम प्रभावित वहां का जो जिला था उस जिले का नाम क्या था, तो बालाघाट। तो बालाघाट भी अब इससे नक्सल मुक्त घोषित हो गया है और इस तरह से पूरा एमपी अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो मंडला और डिंडोरी दो वहां के जिले ऐसे थे जो नक्सल मुक्त घोषित किए गए थे। अब मंडला और डिंडोरी के बाद आप देखेंगे बालाघाट के जैसे ही नक्सल मुक्त घोषित होते ही संपूर्ण एमपी नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। जनवरी 2026 तक का टारगेट इनका था कि हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे मध्य प्रदेश में। हालांकि उससे पहले ही इन्होंने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण भारत को हम नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। तो इसी खबर के आलोक में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है नक्सलवाद। दरअसल अगर नक्सलवाद की बात करें तो एक विचारधारा के आधार पर ये एक छिड़ने वाला आंदोलन था। सामाजिक आर्थिक असमानता या भूमि विवाद को लेकर हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदाय की पृष्ठभूमि पर ही ये खड़ा हुआ था आंदोलन। और भारत में विभिन्न हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न जो संगठनात्मक संरचनाएं थी वो सक्रिय हुई और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो उग्रवादी वामपंथी आंदोलन इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधारा थी। और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला था वहीं का नक्सलबाड़ी गांव जो है वो इसकी शुरुआत का हम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। तो नक्सलबाड़ी जो गांव है, कहां का गांव है, तो ये पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये गांव था। यहीं से इसकी शुरुआत एक जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई थी। तो इसका उद्भव भारत में यहीं से माना जाता है और उसी के नाम पर इसको नक्सलवाद कहा भी जाता है। अब ये किस विचारधारा पर काम करता है, तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं पर ये काम करता है। यानी उग्र वामपंथ आंदोलन इसका मेन जो थीम है। यानी इसका उग्र वामपंथ क्या होता है, यानी कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने की ये बात करता है। यानी कि हिंसा को ये उचित ठहराता है, ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट की बात करता है, ये चुनकर आए हुए जो लोग हैं, जो चुनावी पद्धति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें यकीन नहीं रखता है। अब देखिए यहां पर अगर इसके विकास की बात करें, कैसे कैसे चरणबद्ध रूप से इसका विकास हुआ, तो उस पर एक नजर डालें। तो सबसे पहले अगर हम नक्सलबाड़ी गांव की चर्चा करते हैं तो 1967 में यहीं से शुरुआत हुई थी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। जो कि स्थापित वहां के जमींदार थे, उनके खिलाफ किसानों का एक विद्रोह हुआ। और यहां पर जब शुरुआत हुई तो फिर 1969 में अगर हम बात करें तो 1969 में सीपीआई बना। सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी, जो कि चीन की जो पार्टी थी उससे प्रेरित था, उसकी विचारधारा से प्रेरित था। चारू मजुमदार और कानू सान्याल इन लोगों ने कब बनाया, 1969 में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाया। इसके बाद अगर देखें तो 1970 में आते आते ये पश्चिम बंगाल जहां पर इसका उद्भव हुआ था नक्सलबाड़ी गांव से, अब वहां से धीरे धीरे ये अन्य जगहों पर इसका विस्तार होने लगा। और अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल से फैलकर ये फिर आंध्र प्रदेश में, बिहार में, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र जो वहां के पिछड़े क्षेत्र थे, ग्रामीण अंचल थे, वहां पर अपने पांव पसारने लगा। फिर 1970-71 का जो दौर आया, 1970 से 1971, इस दौर में क्या हुआ, तो इस समय जो सरकारी कार्रवाई है इनके खिलाफ धीरे धीरे शुरू हुई। ऑपरेशन अगर हम बात करें तो स्टीपल चेज के तहत इनके खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया जाने लगा। चारू मजुमदार इसी के तहत, इसके जो लीडर थे वो गिरफ्तार किए गए। अब चारू मजुमदार की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व जो है वो उसमें फूट पड़ने लगी, वैसा नेतृत्व इसको मिला नहीं। 1980 से 90 के दशक में आप देखेंगे फिर क्या हुआ, 1980 से लेके 90 का जो दशक था, इस दशक में फिर से नए कुछ ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूजी यानी कि पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर।
फिर 2000 के बाद आप देखेंगे काफी हिंसक रूप इसका सामने आता है, क्योंकि 2004 में क्या होता है, 2004 में जिन दो ग्रुप्स के आपको नाम बताए गए, यानी कि पीडब्ल्यूजी और एमसीसी, ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मिल जाते हैं और इनके विलय से क्या बनता है, पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मिलकर बनाते हैं सीपीआई माओवादी। और सीपीआई माओवादी जब इसका गठन होता है 2000 के दशक तक आप देखेंगे, इसके बाद, इसके गठन होने के बाद इसका विस्तार काफी हो गया रहता है, यानी कि 20 राज्य, 2000 की बात करें तो 20 राज्य और 233 जिलों में ये काफी अपने पांव पसार चुका था नक्सलवादी आंदोलन जो था। और साथ साथ विशेष तौर पर अगर जिस क्षेत्र की बात करें तो उसको दंड कारण्य क्षेत्र कहते हैं। दंड कारण्य क्षेत्र में जो है ये विशेष तौर पर अपना पैर पसार चुका था। दंड कारण्य क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, तो दंड कारण्य में छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का, महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का। तो याद रखेंगे जब भी बात दंड कारण्य क्षेत्र की होगी, जो विशेष तौर पर नक्सलवादी आंदोलन के लिए जाना जाता है, तो इसमें कौन कौन सा प्रदेश का हिस्सा आता है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका कुछ हिस्सा मिलाकर ये क्या कहलाता था, दंडकारण्य कहलाता था। तो यहां पर विशेष तौर पर ये ज्यादा सक्रिय था। इसके अलावा आप देखेंगे इनके विस्तार के बाद जब धीरे धीरे इन पर एक्शन शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने कई वारदात ऐसी की, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 को तकरीबन 76 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो मारे गए, शहीद हो गए। सुकमा में अगर आप देखेंगे तो 24 अप्रैल 2017 को 26 जो है जवान फिर से शहीद होते हैं। इसी तरह से सुकमा बीजापुर में 2021 में फिर एक वारदात होती है जहां 22 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। 2005 में जहानाबाद में, बिहार में एक जेल पर ही हमला कर दिया जाता है और वहां से 300 कैदी छुड़ा लिए जाते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये नक्सलवाद जो था भारत में मौजूद था। धीरे धीरे इस पर कार्रवाई होती गई और कार्रवाई का परिणाम ये हुआ कि अभी मध्य प्रदेश जो है इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश भी आ रहा था। और अब मौजूदा समय में अगर आप देखें तो 2014 में 10 राज्यों के 126 जिलों में ये अभी इसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी और 2025 की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो घटकर यह 12 जिलों तक रह गया था। और सरकार ने यह टारगेट सेट किया है कि 31 मार्च 2026 तक इसको पूरी तरह से भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ये खबर थी पूरी। चलिए अब एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ चलते हैं कि दृष्टि आईएएस की अब हमारी शाखा खुल गई है आपके शहर रांची में भी। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कोर्स आपके लिए है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसकी कीमत मात्र 24,999 रुपए है और इस कम कीमत में ढेर सारी इसकी विशेषताएं इसको आकर्षक बनाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसी कीमत में आपको आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी प्रीलिम्स मेंस की मिल रही है, वो भी 14 माह में पूरे सिलेबस को कोर्स कवर कर रहा है। 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी, बेहतर गुणवत्ता के साथ होंगी। लेक्चर के दौरान लिखी गई चीजें पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपको इस लेक्चर को और ज्यादा उपयोगी बनाएगी। साथ ही साथ क्लास टेस्ट की बात करें तो 18 क्लास टेस्ट आपको प्रीलिम्स मेंस के मिल रही हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेगा और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स के रूल को आप जानते ही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 2 वर्षों के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसका प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि 24 माह यानी कि 2 वर्षों का पूरा करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ संग्रह होगा। इसमें एडमिशन प्रारंभ है, बैच की शुरुआत भी हो चुकी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है 8750187501। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी कोर्स को आप खरीद सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर मिल रही है, तो आपको सही मार्गदर्शन आपके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आज का आपके लिए है, मध्य प्रदेश में सबसे अंतिम कौन सा जिला नक्सल मुक्त घोषित हुआ? विकल्प आपके सामने है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट या झाबुआ। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।